नमस्कार, मैं हूं जायरा। मुद्दा में बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। रूस यूक्रेन युद्ध के हालात नाजुक बने हुए हैं। यूक्रेन ने रूस को पिछले 4 दिनों से कीव के बाहर रोक कर रखा है। वहीं G7 नेताओं ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात की। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ लड़ाई में सभी देश यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। बातचीत से पहले रूस ने हमले की रफ्तार धीमी की है, लेकिन इससे पहले रविवार को पुतिन ने रूसी परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है। बेलारूस में थोड़ी ही देर में दोनों देशों के बीच वार्ता शुरू होगी। उधर यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विशेष आपात सत्र बुलाया। सुबह 10 बजे से UNGA की आपात बैठक चल रही है। वहीं युद्ध के कारण रूस आर्थिक मार सह रहा है। रूस जहां एक और युद्ध पर हर दिन करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, रूस की करेंसी रूबल इस महीने 10% तक कमजोर हो चुकी है। पश्चिमी देशों ने रूस के साथ डॉलर, यूरो, पाउंड में कारोबार बैन कर दिया है। वहां का शेयर बाजार 10 फरवरी के बाद 40% तक गिर चुका है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की भी कोशिश लगातार जारी है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। छात्रों से कहा गया है कि सुरक्षित निकासी के लिए विशेष ट्रेनें तैयार की गई हैं। इनके माध्यम से सभी छात्र यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों में शरण ले लें। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। खबरों के मुताबिक यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की निकासी के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में भेजा जा सकता है। इनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल VK सिंह को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जा सकता है। भारतीय छात्रों की निकासी के लिए सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत अभी तक 5 फ्लाइट यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर लौट चुकी हैं। जाहिर है कि हालात हर पल बदल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या रूस के परमाणु हथियार तैनाती के साए में होने वाली बातचीत सफल होगी? शांति वार्ता में क्या रूस सेना वापसी की बात मानेगा? वार्ता में यूक्रेन के सामने क्या विकल्प रहेंगे? UN में होने वाली बैठक का एजेंडा क्या है? और क्या UN की बैठक वार्ता पर असर डालेगी? क्या आर्थिक प्रतिबंध और युद्ध का खर्च रूस की कमर तोड़ेगा? मिशन गंगा के तहत क्या सभी छात्रों को सुरक्षित वापस लाने में सफलता मिल सकती है? 4 दिनों तक कीव के बाहर महाशक्ति रूस की सेना को रोकने वाली यूक्रेन की सेना ने युद्ध पर क्या संदेश दिए हैं? बेलारूस का रूस के साथ मिलकर मोर्चा खोलना क्या रूस की कमजोरी का संदेश देता है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब विशेषज्ञों से जानेंगे। तो बिल्कुल इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं कि बातचीत की एक पहल अब होती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहां पर 3:30 बजे यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत की जाएगी और देखना होगा कि आखिर इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक्स डिप्लोमेट हैं। इसके अलावा मेजर जनरल राजन कोचर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव भाटिया जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी मैं। अब मौजूदा स्थिति देखते हुए क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब 3:30 बजे का वक्त माना जा रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत होगी, लेकिन हमले लगातार जारी हैं रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर। हालांकि रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है। क्या कुछ बातचीत के जरिए पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है? इस बातचीत में क्या उम्मीद की जाए, क्या समझौता हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? जी जी। मैं विशेष रूप से यही कहूंगा कि ये पीस और वॉर का जो मामला होता है, ये क्रिकेट के मैच से थोड़ा सा फर्क होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो कदम लिए जा रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि उसका तुरंत परिणाम सामने आ जाए, क्योंकि स्थिति जटिल है। युद्ध और शांति की बात है और लोगों की जान माल और भविष्य की बात भी है। तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले कि पिछले 4 दिनों में स्थिति काफी बदल गई है। जब पिछले गुरुवार को आक्रमण वगैरह शुरू हुआ रूस की तरफ से, तो सबसे पहले लोगों ने यही सोचा था कि रूस और यूक्रेन के बीच में शक्ति संतुलन पूरी तरह से रूस के पक्ष में है और इसलिए बहुत जल्दी ही उनकी जीत की संभावनाएं बताई जा रही थी। जी। अब 4 या 5 दिन के बाद में आज स्थिति बदल गई है।
आज कई ऐसी बातें हुई हैं जिनसे ये मालूम पड़ता है कि रूस को कई सेटबैक लगे हैं। और सबसे बड़ी चीज यही है कि ये शायद दूसरी बार रूस ने यूक्रेन की सरकार से कहा था कि शांति वार्ता की बात की जाए। पहली बार उन्होंने मना कर दिया था, दूसरी बार फाइनली या तीसरी बार जाके वो मान गए हैं। तो वार्ता का जो महत्व है वो यही है कि उम्मीद करनी चाहिए कि किसी तरह से ये लोग फिर से संघर्ष से के और युद्ध के स्तर से पीछे हटेंगे और शांति की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी। मगर ये एक पहला चरण है, पहला कदम है। जो दोनों देशों के बीच में जटिलताएं आ चुकी हैं, तनाव आ चुके हैं, समस्याएं आ चुकी हैं, उनको सुलझाने में काफी समय लगेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इस संघर्ष का असर इस समय यूरोप पर और दुनिया पर पूरी तरह से हो रहा है। जी। एक तरफ संघर्ष चल रहा है युद्ध स्थल में और दूसरी तरफ संघर्ष हो रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि सूचना की लड़ाई है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। और उसमें जहां तक यूरोप की जनता का सवाल है, जर्मनी की जनता का सवाल है और दूसरे देशों की जनता का सवाल है, उनका मत रूस के काफी खिलाफ होता जा रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि आज ये रूस और यूक्रेन का संघर्ष एक नए पहलू पर पहुंच गया है, मगर इसका अंत क्या होगा इसका निश्चित करना अभी थोड़ा सा कठिन है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर निश्चित करना थोड़ा कठिन है क्योंकि जो हालात हैं वो पल पल हमें बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेजर जनरल कोचर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने कल देखा था कि रूस ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस तैयार करने की बात कही है और ये बात सामने आ रही है कि ये जो रूस की तरफ से ये बयान आया है ये नाटो देशों को भी एक धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, ना सिर्फ यूक्रेन के लिए उन्होंने ये बात कही है। इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये न्यूक्लियर ऑप्शन, जो भी न्यूक्लियर स्टेट्स होते हैं ये अपने पास रखते हैं डेटरेंस के लिए, और रूस ने भी अभी डेटरेंस का इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता है कि ये कभी भी ऑप्शन को इस्तेमाल करेगा, बिकॉज एक ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑप्शन होगा। अगर यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक आता है तो रूस के ऊपर भी आ सकता है, तो बाकी देशों से। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इस लड़ाई में। ये बेसिकली एक मैसेजिंग है जी। जैसे आपने राइटली अभी बताया कि नेटो के लिए कि आप कोई ऐसी हिमाकत मत करना कि अपनी फौज को यूक्रेन के अंदर भेजने के लिए। बाल्टिक स्टेट्स में, रोमानिया में, पोलैंड में ये नेटो की ऑलमोस्ट 40,000 स्ट्रेंथ की फौज मौजूद है और यूरोप में 70,000 यूएस सैनिक भी मौजूद है। तो 1 लाख से ऊपर की फोर्स अवेलेबल है नेटो के पास और यूनाइटेड स्टेट्स के पास। अगर वो चाहे इंटरवीन करना, पर मुझे अभी जितनी इंडिकेशंस अभी तक आ रही है उनका बूट्स ऑन ग्राउंड या इंटरवेंशन का कोई भी फैसला नहीं है। वो खाली इसको मिलिटरीली अपने इक्विपमेंट देके, हथियार देके, एमुनिशन देके और एड देके यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तो अभी, और दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं कि रशियन आर्मी का कोई सेटबैक नहीं है जी। जब आप एक देश के ऊपर हमला करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि 3 दिन में वो हमला खत्म हो जाएगा? कोई ऑपोजिशन नहीं आएगी। ये पूरी स्थिति को वॉर गेम किया जाता है। जितनी भी पावरफुल आपकी आर्मी हो या एयरफोर्स हो, एक देश को काबू में लाने के लिए, और वो भी 600 से 800 किलोमीटर तक आपकी जो फोर्सेस है, काइट तक अगर उनको जाना है तो इतना उनके फासला उनको
तय करना पड़ेगा और एक मिलिट्री टैक्टिक्स के हिसाब से आप एक दिन में 50 किलोमीटर से ज्यादा अपनी टैंक फोर्सेस को मूव नहीं कर सकते। तो अगर उनको 4 दिन लग गए, 5 दिन लग गए पहुंचने में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और काइद की आज की डेट में घेराबंदी हो रही है जी। चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है और अभी जो फाइनल फेज है असॉल्ट का, हमको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिविलियंस को ये हथियार दे दिए गए हैं और अगर वो लड़ाई बिल्टअप एरिया में होगी तो उसमें बहुत ही नुकसान होने वाला है जी। कोलैटरल डैमेज होने वाला है, सिविलियन कैजुअलिटीज होने वाली है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इस लड़ाई में सिविलियन शामिल नहीं होंगे जी। और अगर वो होते हैं तो वो यूक्रेन के लिए बहुत भारी पड़ेगा। जी जी, और भारी पड़ सकता है क्योंकि कीव में अभी हद तक हम देख रहे हैं कि रूस की सेना नहीं पहुंची है और जेलेंस्की ने लगातार ये बात कही है कि जो आम लोग हैं, जो 18 से 60 साल के जो लोग हैं, वो शामिल हो जंग में और वो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ें। और तमाम जो लोग हैं, अगर बात करें महिलाओं और बच्चों की, उन्हें तो छूट है देश से बाहर जाने की, लेकिन युवाओं को नहीं छूट दी गई है, यानी कि मेल्स को छूट नहीं दी गई है। राजीव भाटिया जी, ऐसे में अगर कीव पर अगर हमला रूस कर देता है यहाँ पर, क्योंकि कीव अभी भी बचा हुआ है देखा जा रहा है, तो ऐसे में क्या स्थिति बन सकती है वहां पर, क्योंकि जो मौजूदा यूक्रेन की फोर्स है वहां, क्या वो सामना वहां कर पाएगी डट कर, अगर रूस वहां पर हमला करता है तो? नहीं, मैं जनरल साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं जी। हम लोग तो सिर्फ युद्ध के बारे में, युद्ध के इतिहास के बारे में पढ़ते रहे हैं। जनरल साहब ऐसे लोग हैं जिन्होंने युद्ध को नजदीक से देखा है, उसमें हिस्सा लिया है, और वो यही बात कह रहे हैं कि एक युद्ध होता है जो कि 2 देशों की सेनाओं के बीच में हो रहा है, और यदि एक ऐसा नया युद्ध है जिसमें कि विदेश की सेना न केवल यूक्रेन की सेना के साथ बल्कि यूक्रेन की सिविलियन जनता के साथ भी लड़ेगी, और लड़ाई का जो युद्ध स्थल है वो कोई खाली मैदान नहीं होगा बल्कि वो राजधानी के कॉलोनीज होंगी, तो आम आदमी भी बड़ी आसानी से कल्पना कर सकता है कि युद्ध का कितना भयंकर रूप सामने आ सकता है। मेरे विचार से मैं तो शांति की ही ज्यादा बात कर सकता हूं, क्योंकि एक पूर्व कूटनीतिज्ञ के रूप में यही कह सकता हूं जी। कि जब ये दोनों देश के प्रतिनिधि मंडल आज कुछ समय के बाद में सम्मेलन कक्ष बैठेंगे, तो उनको ये समझ के चलना होगा कि उन दोनों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक देश ऐसा है जिसने कि निस्संदेह दूसरे देश पर आक्रमण किया है, दूसरा देश ऐसा है जो कि उस आक्रमण का शिकारी हो चुका है, और तीसरा जो सबसे बड़ा समूह है वो पूरा विश्व है, जो इसको क्षण क्षण और प्रति घंटे के रूप में देख रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय विश्व की अधिकतम विश्व की सहानुभूति और समर्थन यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन की जनता के प्रति ही है। तो इसलिए ये आवश्यक होगा देखना कि आज का जो सम्मेलन का पहला राउंड है जी। वो किस तरह से शुरू होता है, क्या दोनों पक्ष आपस में अपनी डिमांड्स रखते हैं और किस तरह से इस पहले पहलू का अंत होता है। जी। इसको निस्संदेह पूरी तरह से इसका जी बिल्कुल, और देखना होगा आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों देश ही एक दूसरे के सामने रखते हैं और किस पर सहमति बन पाती है, और जो स्थिति है वो समझौता जो है वो हो पाता है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी शर्तें होंगी जो रखी जाएंगी रूस की तरफ से? क्या यूक्रेन उन तमाम चीजों को मानने के लिए राजी होगा? और जाहिर सी बात है यूक्रेन की तरफ से भी तमाम ऐसी चीजें होंगी जो सामने रखी जा सकती हैं रूस के। तो क्या कुछ इस वार्ता में हमें देखने को मिल सकता है? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये अनकंडीशनल टॉक्स है। जब ये लोग एग्री हुए तो इन लोगों ने प्री कंडीशन दे रखी जी। अभी टॉक्स में जो डिस्कस होगा
आप मान के चले कि अगर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो उसका एक पॉलिटिकल एम था। कोई भी अगर देश एक दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है तो एक अपना पॉलिटिकल एम लेके चलता है, और उसका पॉलिटिकल एम है कि ज़ेलेंस्की की वहां पे सरकार नहीं चल सकती और उसको एक प्रो रशियन गवर्नमेंट को वहां पे इंस्टॉल करना। और ये इसकी पहली मांग होगी रशिया की, जो मुझे ऐसे लगता नहीं है कि ये पहली बातचीत है अभी। तो पहली बातचीत में कुछ ग्राउंड रूल्स तय किए जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। कोई इसमें मेजर फैसला या मेजर डिसीजन नहीं लिया जाए। बेसिकली एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को सुना जाएगा और दूसरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस मुद्दे पे देगा, और एक अंडरस्टैंडिंग अगर इन दोनों देशों में अगर होती है तो एक सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो सकती है। और मैं तो ये विश करता हूं कि ज़ेलेंस्की को थोड़ी सोच समझ के साथ अभी इस टॉक्स में अपना और रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसी आ गई है कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो अपने देशवासियों के हित में नहीं लेना डिसीजन। नेशनल इंटरेस्ट जो एक नेशन का इंटरेस्ट है, ज़ेलेंस्की को उस इंटरेस्ट को प्रोमिनेंस देनी चाहिए, अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो उसका है उसको पीछे रखना चाहिए। जी जी। तो मैं ये मानता हूं कि अगर इस पॉजिटिव सोच के साथ ये अगर बातचीत होती है तो उसका नतीजा निकल सकता है, और अगर ये सोच नहीं है और ज़ेलेंस्की इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो स्टेप डाउन करेगा, तो इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। जी जी, और बहुत सही बात आपने कही है। यहाँ पर ज़ेलेंस्की को अपना हित नहीं बल्कि अपने राष्ट्र का, अपने देश का हित ध्यान में रखते हुए इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। राजीव भाटिया सर, आपको क्या लगता है कि अब जो ये बातचीत होगी, क्या एक वार्ता में इसका नतीजा निकलना तो मुश्किल ही दिखाई दे रहा है? कई दौर की वार्ता हो सकती है, उसके बाद ही शायद हम कोई हल देखें कि कोई समझौता हो, कोई बातचीत हो। और भारत की अगर बात करें तो भारत के संबंध रूस यूक्रेन दोनों से ही बेहतर हैं, तो इसमें भारत भी अपनी एक अहम भूमिका साबित कर सकता है किसी बातचीत के जरिए उन्हें समझा बुझा के। ऐसे में क्या स्थिति भारत की तरफ से हमें देखने को मिल सकती है फिर आगे? आपने जो दोनों पहलू उठाए हैं उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। जहां तक शांति वार्ता का सवाल है, मुझे बहुत आश्चर्य होगा कि जनरल कोचर साहब इस बारे में सही कह रहे हों। मुझे नहीं लगता कि रूस का प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन के राष्ट्रपति से ये कह सकता है खुले तौर पर कि आप त्याग पत्र दे दीजिए और हम दूसरी सरकार बना लेंगे। उसका कारण यह है कि इस समय राष्ट्रपति यूक्रेन के जो हैं उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आधे से ज्यादा देश पूरी तरह से उनके साथ है जी। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां के जनमत के विभिन्न लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रूस की तरफ से मुख्य जो डिमांड है वो यही होगी कि यूक्रेन पूरी तरह से ये गारंटी दे दे कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा और वो किसी भी तरह से रूस की सुरक्षा को खतरे में डालने का कोई कदम नहीं उठाएगा जी। और यूक्रेन की तरफ से सबसे पहली और बड़ी डिमांड ये होगी कि हम आपके साथ कोई बात नहीं करेंगे तब तक जब तक आप अपने देश की, रूस की सेना को हमारी सीमाओं से बाहर न निकाल दें। जी। ये इस तरह से आगे शांति वार्ता चलेगी। मगर जहां मैं जनरल कोचर से सहमत हूँ वो ये एक राउंड में बात खत्म नहीं होगी। अगर अगला राउंड होता है तो ये एक अच्छी बात होगी, और अगर एक राउंड में बात टूट जाती है तो निस्संदेह फिर अगले 2-3 दिनों में लड़ाई जो है भयंकर रूप धारण कर लेगी। आपका दूसरा पहलू भारत का, भारत की क्या नीति है, उसके बारे में 2 मुख्य मुद्दे सामने आते हैं।
एक तो विदेश नीति और कूटनीति का मामला है। जी। भारत के लिए बड़ा एक नाजुक चरण है इस समय ये। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही हमारे देश मित्र हैं, बल्कि जैसा मैंने पहले कहा था, दुनिया के 3 मुख्य समूह जो हैं, 2 अमेरिका एक देश, रूस एक देश और तीसरा समूह EU, तीनों ही हमारे मित्र हैं। और जब तीनों मित्र आपस में लड़ रहे हों तो भारत के लिए निसंदेह एक स्थिति नाजुक हो जाती है। तो इसमें हमें मालूम है, हमारी सरकार तो अपनी बात सोच समझ के कहेगी, मगर भारत की जनता को समझ में आ चुका है कि भाई एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण तो किया गया है और इसलिए हमारी सहानुभूति किसी हद तक यूक्रेन की जनता और उसके सरकार के साथ है। मगर साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि दूसरी साइड से, यानी कि यूक्रेन की साइड से, यूरोप की साइड से जो पहले कदम उठाए गए, जो पहले प्रोवोकेशन हुआ, उसकी वजह से जो रूस ने काम किया है वो कुछ हद तक समझा जा सकता है। जी। हम भले ही उसे न्यायोचित ना ठहराएं, मगर जो वो कर रहा है कुछ हद तक समझ सकते हैं। जी। मगर मुख्य रूप से भारत का वही रवैया है, वही परामर्श है जो बराबर हम UN में कहते चले आ रहे हैं कि आपके जो भी झगड़े हैं वो शांति के जरिए, कूटनीति के जरिए उसका समाधान करें। जी बिल्कुल, कूटनीति के जरिए उसका भारत का जो सबसे बड़ा चिंता है वो हमारे छात्रों की और हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं वहां पर, उनकी सुरक्षा का सवाल है। जी। और उसके बारे में आप जैसे भी चाहें आगे विचार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अभी भी बहुत तादाद है ऐसे बच्चों की जो लगातार अपने वीडियोस भेज रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं और उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है ये सब कुछ बता रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से कई फ्लाइट्स वहां पर भेजी गई हैं और बच्चों को भी बुलाया जा रहा है। मेजर जनरल कोचर साहब, आपको क्या लगता है कि अब किस तरीके से भारत को रणनीति बनानी चाहिए कि जल्द से जल्द उन तमाम बच्चों को इंडिया वापस लाया जाए? लगातार फ्लाइट्स आ तो रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वहां परेशान हैं। बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने रेज किया है कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे सेफ एंड साउंड आ जाए। और आज जो स्टेज आने वाली है, बिकॉज मैक्सिमम जो हमारे बच्चे हैं वो काइव में है और काइव से पोलैंड बॉर्डर 750 किलोमीटर दूर है। तो ट्रेन एक जरिया है, ट्रेन से उनको पहुंचाया जा सकता है। एक स्पेशल विंडो रशिया एग्री कर सकता है कि एक हम आपको स्पेशल विंडो अपना देते हैं जिसमें आप ये मूवमेंट 3, 4, 5 घंटे में कंप्लीट कर दें और उस टाइम पे हम अपनी जो भी उनकी फायरिंग है या हरकत है वो उसको रोक सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम अभी जो हमारी इवैक्यूएशन में जो आ रही है वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जैसे ही अपने बंकर से बाहर निकलेंगे, शेल्टर से बाहर निकलेंगे, बिकॉज वहां शेलिंग हो रही है, आर्टिक फायरिंग हो रही है, उसको मिसाइल फायरिंग हो रही है, तो सुरक्षा उनको कहां से मिलेगी अगर वो बाहर निकलेंगे? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुरक्षा कैसे मिलेगी और दिक्कतें उन्हें पेश आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि जो जहां पर है वहीं फिलहाल सुरक्षित रहने की कोशिश करें, क्योंकि बाहर निकलना भी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम मुद्दा में, और इसी के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।